देखिए स्टूडेंट्स, हमने भूगोल में गत पीरियड में पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि और लिंग अनुपात के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम जो टॉपिक्स ले रहे हैं वो इसी पार्ट में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। प्रवृत्ति की बात होती है विशेषताएं, प्रवृत्तियां होती हैं विशेषताएं, यानी संसार के संदर्भ में हम देखते हैं तो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषता दे रखी है हमारे टॉपिक्स में, उन प्रवृत्तियों को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं उनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो यहाँ पर 1-2 अंक का प्रश्न बनने की पूरी संभावना बन जाती है स्टूडेंट्स। तो जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी प्रवृत्ति है, उसके जो काल के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां और इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को कितने भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले समय के अनुसार पहला आता है प्रागैतिहासिक काल की प्रवृत्ति, पहला नंबर। दूसरा जो नंबर आता है वो है, पहला नंबर है प्रागैतिहासिक काल की प्रवृत्तियां है और दूसरा नंबर आता है प्राचीन काल की प्रवृत्तियां, प्राचीन काल की प्रवृत्तियां। और तीसरा जो आता है वो आता है मध्यकाल की प्रवृत्ति, मध्यकाल की प्रवृत्ति। अब स्टूडेंट्स जो बचता है, ये तो 3 क्या हो गए? मूल रूप से तो 3 ही है, लेकिन हमारे पूरे सिलेबस को इंक्लूड करते हुए एक चौथा जो प्रकार और दे दिया गया है, यानी समय के हिसाब से अपन गणना करें तो क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की ओर करने के साथ साथ आधुनिक काल की प्रवृत्ति, आधुनिक काल की प्रवृत्ति। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को विस्तृत समझने के लिए मान लीजिए यही परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न समयानुसार, कालानुसार, समयानुसार या कालक्रम अनुसार विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। अगर ये परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं वो कालक्रम या समयानुसार, उनको अपन 3 भाग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, मूल रूप से 3 भाग है, लेकिन आधुनिक काल भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान काल भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान कर लिखना। ये जो प्रश्न है आप जहां तक परीक्षा की बोर्ड की परीक्षा में करोगे तो इसको आप टेबल वाइज पहले 4 प्रवृत्तियां लिख देना। पहली प्रवृत्ति प्रागैतिहासिक काल की प्रवृत्ति आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी प्राचीन काल की प्रवृत्ति, तीसरी आ जाएगी मध्यकाल की प्रवृत्ति और चौथी आ जाएगी आधुनिक काल की प्रवृत्ति। ये हो गया समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार। अब हम इसका क्रमबद्ध क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। और क्रमबद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें आएंगे प्रागैतिहासिक काल में आएंगे, यानी ऐसी घटनाएं जिनका जो वर्णन है वो क्या होता है? सिस्टम ढंग से नहीं मिलता है, प्रमाणित ढंग से नहीं मिल पाता है, और इतिहास से पहले की घटनाएं जिनके हमें प्रमाणित तथ्य मौजूद नहीं होते हैं,
घटनाएं हैं वो किसमें आ जाते हैं, सभी के सभी प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं में आ जाती है। इस समय संसार का जो जनघनत्व था, वो संसार का जो जनघनत्व था वो था, औसत घनत्व की बात करेंगे तो औसत घनत्व है 0.04%। क्या था? 0.04% प्रति वर्ग किलोमीटर था। कब? प्रागैतिहासिक काल में। अब आपके सामने ये समस्या पैदा होती होगी कि इस समय हमें जो तथ्य है वो क्या है, नहीं प्रमाणित तथ्य नहीं मिलते हैं, लेकिन ये आपने कहाँ से आ गए, ये जो डेटा थे वो कहाँ से पनपे? तो इसका रीजन स्पेस यही है कि कुछ जो संग्रह होते हैं उन संग्रहों से एक संभावना व्यक्त करके और ऐसे आंकड़े व्यक्त किए जाते हैं। अब इस समय जो जनसंख्या का प्रसार था, जनसंख्या जो बढ़ी थी, अब ये तो पता ही है कि इस अवस्था में मनुष्य था वो घुमक्कड़ था। क्या था? घुमक्कड़ जीवन यापन करता था, जंगलों में रहा करता था। ये सब बातें आप इतिहास में जानते, प्रागैतिहासिक में जानते हैं, इसके बारे में आप पढ़ा था। अत्यधिक क्या था? अस्थायी निवास थे। भोजन पर मात्र वो आखेट या आदि क्रियाओं द्वारा क्या होता था, रहता था और लकड़ी काटने का कार्य क्या करता था। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है वो कहाँ का हो गया? प्रागैतिहासिक काल का हो गया। यानी कहने का तात्पर्य इस बिंदु में हम लिखेंगे कि संसार का औसत घनत्व 0.04% प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। मनुष्य था वो घुमक्कड़ जीवन बिताता था, जंगलों में रहा करता था, अस्थायी निवास और कंदमूल खाकर अपना जीवन बसेरा किया करता था। तो इस समय की जो जनसंख्या की जो दर थी वो अत्यधिक नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? जनसंख्या की जो विशेषता है वो अत्यधिक तीव्र गति से जनसंख्या नहीं मिलती। अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे इससे आगे के काल में, और आगे के काल में प्राचीन काल में जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राचीन काल में जो जनसंख्या की विशेषताएं थी वो लगभग, प्राचीन काल में जो जनसंख्या की विशेषताएं थी वो थी कि वर्तमान से लगभग 6000 वर्तमान समय से लगभग 6000 वर्ष पहले 6000 वर्ष पहले मनुष्य किस प्रकार का जीवन यापन करता था, ये सारी की सारी घटनाएं थी वो किस में आती हैं? प्राचीन काल में आती हैं। और प्राचीन काल में जो जनसंख्या थी वो 20 से लेकर 30 करोड़ के मध्य थी। कितनी? 20 से लेकर 30 करोड़ के मध्य जनसंख्या पाई जाती थी। इस समय आप पर लगा लो मिस्र की सभ्यता लगा लो, मेसोपोटामिया की सभ्यता लगा लो, या और भी सिंधु घाटी नदी सभ्यता की लगा लो। ये जो सभी सभ्यताओं का विकास था, यानी सभ्यताओं का विकास था वो प्राचीन काल में हो गया था। यानी कहने का मतलब है कि जनसंख्या संदर्भ में हम प्राचीन काल में पहुंचते हैं तो इस समय मनुष्य ने कुछ सभ्यताओं को जन्म दिया और उन सभ्यताओं के जो प्रमाणित तथ्य हैं वो आज भी हमारे साहित्य में, हमारे इतिहास में मौजूद हैं और जिनका हम क्रमवार अध्ययन क्लास वाइज करते चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप से लगा लेना, मिस्र की सभ्यता लगा लेना, मेसोपोटामिया की सभ्यता लगा लेना, दजला फरात नदियों की सभ्यताओं का वर्णन कर लेना, या सिंधु घाटी सभ्यताओं का वर्णन कर लेना। मनुष्य के किस प्रकार के आवास क्षेत्र थे, किस प्रकार का रहन सहन था और कैसे समूह में यहाँ के निवासी रहा करते थे। और ये जो समय है वो वर्तमान समय से लगभग 6000 वर्ष पहले का जो जनसंख्या का प्रेशर था, जनसंख्या वृद्धि का जो दबाव था उसका अध्ययन किया जाता है। और ये बताया जाता है, हमारे भूगोल के आंकड़े ये बताते हैं कि इस समय की जनसंख्या 20 से लेकर विश्व की जनसंख्या थी वो 20 से लेकर 30 करोड़ के मध्य पाई जाती थी।
अब ये हो गया प्राचीन काल। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे अब मध्यकाल, यानी प्राचीन काल जो ही खत्म होता है और प्रवृत्तियां किस ओर बढ़ने लगती हैं, मध्यकाल तक बढ़ने लगते हैं। और मध्यकाल में आपको पता ही होगा कि विश्व का जो पटल था वो कैसी परिस्थितियों से जूझ रहा था, किस प्रकार की जातियां थी, किस प्रकार की विदेशी सभ्यताएं, संस्कृति का विकास इस भारत की धरा पर हुआ है और किस किस प्रकार के मुगल शासक यहाँ पर आए। और ये जो बताता है वो 700 ईसा पूर्व ईस्वी सन, कौन सी 700 ईस्वी से लेकर और 1650 ईस्वी तक, यानी 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक जो भी घटनाएं घटी, जो भी प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं, वो भूगोल में मध्यकाल की प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो कालक्रम अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं और कालक्रम अनुसार अध्ययन करने के लिए और ये जो प्रवृत्तियां हैं वो इसका समय हो गया 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। अब इसमें क्या हुआ कि विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो इस दौरान विश्व में थोड़ा सा आर्थिक संकट भी पैदा हुआ, महामारी का दौर भी चला, प्राकृतिक के प्रकोप भी चले और एक जातियां दूसरे जातियां या अपन यूं कहें एक धर्म दूसरे धर्म पर या एक अपन कहें कि जैसे मुगल काल में पढ़ेंगे तो एक जाति दूसरे जाति पर बर्बरता रूप से आक्रमण भी किए हैं। तो इस दौरान जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई, अशांति फैली, अशांति के कारण कुछ गिरावट देखने को मिली, कुछ बड़ी बड़ी क्या आई महामारी पैदा हुई जिससे जनसंख्या की वृद्धि में क्या हुई गिरावट आई और युद्ध की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, युद्ध की स्थिति भी पैदा हो गई और सूखा भी गिरा, अकाल भी पड़े। विश्व के कई क्षेत्रों में भारी अकाल का सामना लोगों को करना पड़ा जिससे जनसंख्या में क्या आ गई भारी गिरावट आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, मध्यकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे तो मध्यकाल की प्रवृत्तियों में जो जनसंख्या थी जिस गति से बढ़ रही थी उस गति में क्या हुआ कुछ भेदभाव पैदा हो गया और जो विश्व की जनसंख्या आते आते 5.5 करोड़ के समथिंग पहुंच गई। ये जो आंकड़े हैं वो ज्योग्राफिकल आंकड़े हैं वो बताते हैं। तो मध्यकाल की जो जनसंख्या है, मध्यकाल की जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं उसका कार्यकाल आपने देख लिया और जनसंख्या कम होने के कारण ऐसा प्रश्न आ सकता है बोर्ड में, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मध्यकाल की प्रवृत्ति में जनसंख्या कम देखने को मिली, वृद्धि दर कम क्यों हुई? तो क्या था, विश्व था वो अशांति के दौर से गुजर रहा था, एक जाति एक धर्म दूसरे धर्म पर क्या कर रहा था आक्रमण कर रहा था। विश्व के कई क्षेत्रों में महामारी का रूप भी देखने को मिला, युद्ध के कारण अशांति हुई, युद्ध में कई हजारों की संख्या में और सैनिक मारे गए और संसार के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा जिसे जनसंख्या का क्या हुआ ह्रास हुआ और जनसंख्या का जो अनुमान था वो लगभग 5.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि मध्यकाल की जो प्रवृत्तियां थी उसमें अशांति, महामारी, युद्ध, सूखा आदि पड़ने के कारण और जनसंख्या का जो दौर है वो कम हुआ। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में। किसमें पढ़ेंगे? आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में पढ़ते हैं तो आधुनिक काल में जनसंख्या का जो विस्फोट है वो तीव्र गति से होता है, चाहे आप विश्व के संदर्भ में ले लें, चाहे भारत के संदर्भ में ले लें, चाहे आप राजस्थान के संदर्भ में ले लें। वर्तमान समय है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि के दर में अत्यधिक हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, जनसंख्या पर अंकुश रखने के लिए हमारी सरकार ने, विभिन्न देशों ने अपनी अपनी नीतियां बनाई है और जनसंख्या पर अंकुश रखने के लिए कुछ कानूनी पाबंदियां की गई है जिससे जनसंख्या विस्फोट से होने वाला जो खतरा है वो कम बना रहे। चीन ने भी जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाए। उसी
संदर्भ में भारत में भी 2 संतानों का नियम है, वो कानूनी जामा पहनाने का कोशिश किया। और जनसंख्या के लिए जो आधुनिक शिक्षा पद्धति थी या शिक्षा थी, उसका प्रचार प्रसार करने पर जनसंख्या की वृद्धि दर में क्या है, कुछ कमी महसूस की गई है। यहाँ तक कि आधुनिक काल में बेटा और बेटी में कोई अंतर न रखने की प्रवृत्ति पैदा हुई, जिससे जनसंख्या पर एक उचित अंकुश लगा जा सके। तो ये तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हो गई। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या थी, तो समय अनुसार, काल क्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया है, जिसका वर्णन आपको भलीभांति समझा दिया गया है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे वृद्धि के कारण और जो समस्या पैदा हुई, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण रहे और क्या समस्या पैदा हुई और उनका समाधान किस प्रकार हुआ। तो ये जो 3 बिंदु हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याएं और समाधान, तीनों का क्या करेंगे हम, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो हमारा इसी क्रम में अगला जो टॉपिक्स है वो हो जाएगा वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, क्या कारण है और जनसंख्या वृद्धि के कारण है और कौन सी समस्याएं पैदा हुई और क्या हुई, समस्याएं पैदा हुई तो क्या हो जाएगी समस्या और उनका समाधान। तो सबसे पहले हम बिंदुवाइज करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। और जनसंख्या वृद्धि के कारण वृद्धि हुई तो क्या हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई और समस्याएं पैदा हुई, और समस्या पैदा होने से उनका किस प्रकार समाधान किया जाए। ये तीनों चीजें हैं, उनका अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से करेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो हो जाएगा मृत्यु दर में गिरावट। पहला जो कारण है वो हो जाएगा मृत्यु दर में गिरावट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मृत्यु दर में गिरावट यानी ये साधारणतः आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण है कि मृत्यु दर में गिरावट। यहाँ पर एक तो क्या होती है, जन्म दर होती है जो आप जानते हैं, और एक होती है मृत्यु दर। यानी 1000 जो लोग होते हैं, उस लोगों के पीछे कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। और 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या है वो क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। अब ये तो सर्वविदित तथ्य है कि जब क्या हो जाएंगे, जन्म लेने वाले तो अधिक होंगे और मरने वाले क्या हो जाएंगे, कम। तो क्या हो जाएगी, मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी, और मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी तो जनसंख्या है वो विस्फोटक गति से बढ़ने लग जाएगी। तो पहला रीजन हो गया कि मृत्यु दर में गिरावट। इस समय वर्तमान समय में, आधुनिक समय में देखिए वो एक अलग बात है कि कोई बीमारी भयंकर रूप ले लेती है, जैसे वर्तमान में अपन कोरोना की बात करते हैं, इससे जो मरने वाले लोगों की वो है जनसंख्या पर भी इसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिस समय में क्या होती है, मृत्यु दर में भारी गिरावट देखने को मिलती है और जन्म दर अधिक हो जाती है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या है वो अधिक होती है। अब इससे समस्या क्या होगी, क्योंकि मृत्यु दर में क्या हो गई, भारी गिरावट देखने के लिए समस्या क्या हो गई, अत्यधिक लोग बढ़े, आवास की समस्या आई, पानी की समस्या आई, और रहने, शिक्षा, सुविधा आदि की बहुत सी समस्याएं हैं जिसका सामना मनुष्य को करना पड़ा। उनका समाधान क्या है, उनका समाधान है कि मृत्यु दर में किस प्रकार, यानी मृत्यु दर को, यानी हमारे कहने का मतलब है कि मृत्यु दर को किस प्रकार बढ़ाया जाए, ये नहीं है, बल्कि ये हो गया है कि मृत्यु दर को तो क्या रखा जाए, यथावत रखा जाए, कम किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ
क्या है ये लिखेंगे ना अपन की मृत्यु दर को बढ़ाया जाए तो गलत होगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा पद्धति इतनी अत्याधुनिक हो चुकी है कि ये जो शब्द हैं वो क्या है अशोभनीय शब्द है। तो मृत्यु दर को तो यथावत रखा जाए, साथ साथ उसके समाधान के लिए क्या है जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाया जाए। और वो जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण आप शिक्षा के माध्यम से लगा सकते हैं, आप चिकित्सा के माध्यम से लगा सकते हैं, या लोगों को जागरूक करने के माध्यम से लगा सकते हैं। इसी क्रम में जनसंख्या वृद्धि का दूसरा जो कारण है वो बता रखा है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। देखिए स्टूडेंट्स, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का मतलब है कि जिस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को उचित प्रकार से खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है तो निश्चित रूप से उस स्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक मिलेगी। हम वर्तमान समय के संदर्भ में बात ये कर सकते हैं, जैसे भारत और चीन दोनों देश क्या है खाद्य आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर है, इसलिए दोनों देशों की जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या की दर है वो अधिक मिलती है। अपन तुलना करें भारत के पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश पाकिस्तान से, तो वहाँ खाद्य आपूर्ति खाद्य पदार्थों का जो वितरण प्रणाली जो सिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या की तुलना और यहाँ की जनसंख्या की तुलना से करते हैं तो काफी मतभेद मिलेगा, काफी अंतर मिलेगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि खाद्य पदार्थों की सुनिश्चितता जब जब होती है और लोगों में भूखमरी और पेट भरने की नौबत तक नहीं आती है तो उस समय जनसंख्या जो विस्फोट है वो तीव्र गति से बढ़ पाता है। तो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है किसको? जनसंख्या को सुनिश्चित। अगला तीसरा बिंदु होता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, देखिए औद्योगिक विकास से अपन इंग्लैंड का उदाहरण ले सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ तो वहां पर जनसंख्या की दर क्या हुई? ज्यादा हुई। लोगों को रहन सहन ढंग शिक्षा प्रणाली में सुविधाएं मिली। अपन भारत के संदर्भ में ले लेंगे, हम चीन के संदर्भ में ले लेंगे, अमेरिका के संदर्भ में ले लेंगे, तो जिस जिस क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास की दर अत्यधिक है उन क्षेत्रों के आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के जो आंकड़े हैं वो लेंगे, उनको अपने दृष्टि में रखेंगे तो ये तथ्य सामने आएगा कि उन क्षेत्रों की जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। क्योंकि मनुष्य का ये क्या होता है? स्वभाव होता है कि जहां पर उसको रहने जीवन यापन करने के लिए रोजगार प्राप्ति के लिए अच्छे संसाधन अच्छे उद्योग अच्छी बस्तियां औद्योगिक बस्तियां और संलग्न बस्तियां वहीं पैदा होंगी जहां पर मनुष्य की औद्योगिक पृष्ठभूमि अत्यधिक उज्ज्वल मिलेगी। अब इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं कि कोयला क्षेत्र है, क्या ले लेंगे? कोयला क्षेत्र भारत का क्या ले लेंगे? कोयला क्षेत्र ले लेंगे, खनिज क्षेत्र ले लेंगे और खनिज क्षेत्र ले लेंगे और जो हमारे क्या है कृषि आधारित उद्योग है उस क्षेत्र ले लेंगे। तो कृषि आधारित के लिए मैदानी क्षेत्र ले लेंगे। इन क्षेत्रों की जनसंख्या है वो अत्यधिक मिलेगी। अपन उदाहरण के तौर पर भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर या ये कहे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, क्या हो गया? यूपी। तो यूपी का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें क्या है? जो कृषि उत्पादन अधिक होता है और कृषि उत्पादन किसको प्रभावित करता है? उद्योगों को
क्या करता है, प्रभावित करता है और वहां पर अच्छे प्रकार के उद्योग है वो पनप पाते हैं और वहां जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है। अब समस्या से क्या पैदा होगी, जो औद्योगिक विकास हुआ उसके साथ साथ अपन देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को क्या हो गया, खतरा पैदा हो गया है, भूमि प्रदूषण को खतरा पैदा हो गया है, जल प्रदूषण का खतरा हमारे सामने मंडरा लगा है। यहाँ तक कि वातावरण में जो गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, उसका अनुपात बढ़ गया है, ओजोन परत में छेद होने लगे हैं, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके समाधान के लिए हर समय पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जानकारी लोगों को दी जा रही है, उचित मापदंड पैदा किए जा रहे हैं, लोगों में चेतना फैलाई जा रही है। सरकार समय समय पर ठीक है औद्योगिक बस्तियों को मानव जाति की जो बस्तियां हैं उनसे दूर बसाने का कार्य कर रही है। ये क्या हो गया, इसके उचित समाधान हो गए। इस बिंदु में आप कई प्रश्न भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो चौथा कार्ड है शांति और सुरक्षा, चौथा कार्ड क्या रहेगा, शांति और सुरक्षा। चौथा जाएगा शांति व सुरक्षा। अब देखिए शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा के संदर्भ में अपन विश्व युद्ध की बात करते हैं, विश्व युद्ध की बात करते हैं। और आपको पता ही होगा 1914 से लेकर और 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था, 39 से लेकर और 45 के मध्य सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। और इस दौरान जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई, भारी गिरावट देखने को मिलती है। एक तो ये अपन उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कि जहां जहां मानव जाति को शांति और सुरक्षा महसूस होती है, उन क्षेत्रों में चाहे वो क्या लगा लो, पड़ोसी देश से शांति लगा लो, पड़ोसी देश से सुरक्षा लगा लो, या जंगली जो भी जीव हैं उनसे सुरक्षा लगा लो, जंगलों में मिलने वाली भयंकर जो भी प्रजातियां होती हैं उनसे सुरक्षा लगा लो, या पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा लगा लो। वर्तमान में देखें तो रोगों से सुरक्षा लगा लो, या फिर अपन यूं कहें कि परमाणु जो विखंडन का जो खतरा है उससे सुरक्षा लगा लो। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि उन क्षेत्रों में, विश्व के उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा जनसंख्या दर मिलेगी, जहां मनुष्य को अत्यधिक शांति और सुरक्षा अधिक मुहैया कराई जाती है, उन क्षेत्रों में विश्व में अत्यधिक जनसंख्या मिलेगी। इसके समाधान के लिए भाईचारा बढ़ाना होगा, एक देश को दूसरे देश के आर्थिक मंच पर लाभ करने के लिए आना पड़ेगा। और अगला जो बिंदु है वो आ जाएगा, दो बिंदु बच गए इसमें हमारे, प्रवास और वैज्ञानिकता। प्रवास देखिए, प्रवास का अर्थ होता है रहना, क्या करना, रहना। और रहने के लिए मनुष्य को इन संसाधनों पर, ये जो ऊपर जो बिंदु दिए गए हैं, ये प्रवास इन पर निर्भर करेगा। चाहे वो मृत्यु दर की बात हो, चाहे खाद्य पदार्थों की बात हो, औद्योगिक विकास की बात हो, शांति सुरक्षा की बात हो, यहाँ ये जो फैक्टर है ये सब किसको प्रभावित करते हैं, प्रवास को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि मानव जाति वहां अपना प्रवास बनाती है जहां पर उसको समुचित शिक्षा मिल सके, समुचित संसाधन मिल सके, उसकी उद्योग पूर्ति हो सके, उसको अच्छी फैसिलिटी, बिजली, पानी, रोशनी आदि की समुचित व्यवस्था मिले, वहां व्यक्ति है वो प्रवास बना लेता है। इसका उदाहरण अपन लगा सकते हैं क्या, कि ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या प्रवास है वो अधिक मिलता है। और प्रवास की समस्या का वर्तमान उदाहरण अपन कोरोना में लगा सकते हैं कि सभी प्रवासियों को अपनी जगह सुरक्षित पहुंचा दिया गया, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो। तो ये तो जो प्रवास है वो क्या है, जनसंख्या को अधिक प्रभावित करता है। और प्रवास के तौर पर मनुष्य वहीं रहना ज्यादा
पसंद करता है जहां उनको आधुनिक सुसंगत शांतिपूर्ण सुविधाएं मिल पाती हैं। तो इसी से हमारा क्या हो जाएगा, समस्या पैदा हुई और इसका क्या है समाधान, की प्रवास को रोका जाए। इसके लिए शहरों में मिलने वाली जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं जो फैसिलिटी शहरों में सरकार दे रही है वही फैसिलिटी अगर ग्रामीण क्षेत्र में दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय लोग कहाँ हैं शहरों में बसने से बच जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता चला जाएगा। तो ये बड़ा प्रश्न है, इसको आपको बिंदु वाइज करना है। और ये हमारा जनसंख्या वृद्धि प्रवास समस्या ये जो टॉपिक्स है, ये जो पाठ है वो पूरा हुआ है। अगले पीरियड में हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।